पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के कागज कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 27 मई के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब देना है, तो शुरू से आज से वीडियो में रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन बनाते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जो आपका फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल, इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करेंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आज का है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने। देखिए, सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो नए डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम है सुबोध जायसवाल। देखिए, सीबीआई में जो डायरेक्टर बनने से पहले जो ये सुबोध जायसवाल है, ये जो है सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब सुबोध जायसवाल का नाम रख लीजिए, ये सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए हैं। और गौरव तलब है कि जो आपके सुबोध जायसवाल हैं, इन्होंने इस पद पर ऋषि कुमार शुक्ला का स्थान लिया है। देखिए, ऋषि कुमार शुक्ला जो है ये फरवरी 2021 में रिटायर हो गए थे, तब से इनका ये पद जो है खाली पड़ा था, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था उस समय। उसके बाद फिर जो है अब जाके सुबोध जायसवाल की नियुक्ति हो पाई है सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने, तो इनका नाम क्या है, सुबोध जायसवाल। दूसरा प्रश्न, ये हाल ही में किसे 4 साल के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है। तो देखिए, विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया अभी हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा को। और हिमंत बिस्वा शर्मा के बारे में खास बात यह है कि ये वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। और इनको हाल ही में 2025 तक यानी कि टोटल 4 सालों की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में चुना गया है। याद रखिएगा, 4 सालों की अवधि के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुने गए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे दोबारा निर्विरोध BWF का अध्यक्ष चुना गया। देखिए, BWF का मतलब हो गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं दोबारा पाल एरिक होयर। याद रखिएगा, पाल एरिक होयर जो है, इनको दोबारा निर्विरोध BWF का अध्यक्ष चुना गया है। निर्विरोध का मतलब हो गया कि इनके सामने कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है इस पद के लिए, ठीक है। तो निर्विरोध यानी कि बिना विरोध के जो है ये जीत गए दोबारा BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष का चुनाव। तो पाल एरिक होयर का नाम याद रखेगा। देखिए, जो आपका विश्व बैडमिंटन संघ है यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर मलेशिया में, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। एग्जाम में पूछा गया जाता है, इसका मुख्यालय सबसे अधिक पूछा जाता है कि विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मलेशिया के कुलालमपुर में स्थित है। 14 प्रश्न की, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए, ये अड्डू शहर आपका स्थित है मालदीव में, और मालदीव के अड्डू शहर में जो है अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। और इस वाणिज्य दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी बढ़ने में मदद मिलेगी, और इससे मौजूदा संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। और मालदीव देश की बात करें तो देखिए, मालदीव जो है आपका साउथ एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीव की जनसंख्या बहुत ही कम है, मालदीव की जनसंख्या मात्र 5.31 लाख है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। और यहाँ पे आपके सामने जो मैप दिख रहा है, देखिए ये आपका एशिया का मैप हो गया, टोटल एशिया वाला रीजन। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बूंदे दिख रहे हैं, ये आपका है मालदीव, ठीक है। तो भारत के अगर दक्षिण में आप जाएंगे तो नीचे आपको जो है समंदर में बीचों बीच जो है मालदीव मिल जाएगा। और ये आकृति कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही है, थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया। देखिए, ये प्रश्न जो है इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ 101% की, ठीक है। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी राज्य से हों। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके बलबीर सिंह सीनियर हैं, ये कौन थे, एक हॉकी प्लेयर थे। और अभी हाल ही में जो आपका
पंजाब में स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम था, इसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, अब जो आपका मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो कि पंजाब में स्थित है, ठीक है, अब ये बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। और देखिए, इसके साथ ही पंजाब सरकार ने एक और परिवर्तन किया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि अब जो है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर जो है जितने भी मेधावी हॉकी खिलाड़ी होंगे उनको जो है स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो प्रश्न एक ही पेज पे मिल गए। पहला ये, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित था, पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब स्थित इस मोहाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर जो है एक स्कॉलरशिप शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा हॉकी खिलाड़ियों के लिए। देखिए, जो आपके बलबीर सिंह सीनियर हैं ये बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। इन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार जो है ओलंपिक में मेडल दिलाया था और इनका जो ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड है ये आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इन्होंने जो है 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत की 6-1 से जीत में जो है 5 गोल किए थे, यानी कि भारत ने 6-1 से जो है जीता था 1952 में ओलंपिक खेल, इसको नीदरलैंड को हराकर। और इस 6-1 के गोल में जो 6 गोल थे, 6 में से 5 गोल किसने किए थे, ये क्या था, बलबीर सिंह सीनियर ने। तो ये काफ़ी गौरवान्वित की मतलब प्राउड वाला मोमेंट रहा होगा भारत के लिए उस समय। और देखिए, साथ ही जो 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम थी हॉकी की, तो इसके मैनेजर भी रहे बलबीर सिंह सीनियर। और पंजाब सरकार ने बलबीर सिंह सीनियर को जो है 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया था। तो ये डिटेल्स है किसके बारे में, बलबीर सिंह सीनियर के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और देखिए, एक खास बात और है, पंजाब की बात कर लेते थे कि पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल का नाम है बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब में थोड़ा सा हम घुस जाते हैं। देखिए, ये भारत का नक्शा आपके सामने खुला हुआ है और भारत के नक्शे में उत्तरी सिरे पे हम थोड़ा सा पहुंचेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे सीधे आप बढ़ें तो देखिए यहाँ पे आपका पंजाब राज्य आपको दिख जाएगा। और देखिए, पंजाब जो है इसकी थोड़ा सा मैप को जूम कर लेते हैं। देखिए, पंजाब जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ बनाता है। किस दिशा में, देखिए कोई भी मैप होता है तो ऐसे आप एक रेखा खींचिए, ऊपर लिखिए नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इधर ईस्ट, फिर वेस्ट, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी। तो देखिए, ये आपका पंजाब का मैप खुला है। वेस्ट यानी कि पश्चिम में जो है पाकिस्तान अपनी सीमा बनाता हुआ दिख रहा है। फिर उत्तर में देखिए यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर जो है ये राष्ट्रीय सीमा बना रहा है पंजाब से। और फिर उसके बाद फिर इधर देखिए पूरब में जो है हिमाचल प्रदेश और फिर इधर हरियाणा और फिर इस साइड में आइए तो राजस्थान, ठीक है। ये सभी अपनी सीमाएं पंजाब से बना रहे हैं। चौदहवां प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। तो देखिए, जो आपका यूनाइटेड किंगडम देश है इसने भी हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। और मुक्त व्यापार वार्ता क्या होता है, जो लोग पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए मेंस वगैरह में आपको लिखने को मिल सकता है इस पर डिटेल कि मुक्त व्यापार वार्ता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की। तो ऐसे बिल्कुल डिटेल में जो है मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसीलिए देखिए, पूरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं करेंट अफेयर। मैं 2017 से करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए, इस यूट्यूब चैनल पे 2017 से लगातार अब तक के डेली के करंट अफेयर और हर महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि मैं लगातार 2017 से क्लासेस ले रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहे हैं मुक्त व्यापार वार्ता के बारे में। हाल ही में यूके ने भारत के साथ जो है मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की है। और इसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम जो है इसने भारत के साथ संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ जो है 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की है। देखिए, मुक्त व्यापार वार्ता जो है ये औपचारिक रूप से सितंबर अक्टूबर 2021 में शुरू होने की उम्मीद है और 2022 तक जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो है इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप यानी कि EYP विस्की जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों के लिए नए अवसर लाएगी। और ये जो है पूरे भारत में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा देगी। और अब थोड़ा सा हम जानेंगे मुक्त व्यापार वार्ता क्या होती है। देखिए, मुक्त व्यापार समझौता जो है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये दो से अधिक देशों के बीच में होता है, ठीक है।
यानी कि दो या फिर दो से अधिक देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। और देखिए इसके माध्यम से जो है होता क्या है, इसके माध्यम से जो आपके ये समझौते वाले देश होंगे तो ये वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों और निवेशकों के लिए सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ दायित्वों पर सहमत होते हैं। देखिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मतलब क्या हो गया, अगर टॉमस एल्वा एडिसन ने जो है बल्ब बनाया तो इस बल्ब का जो बौद्धिक संपदा अधिकार है बनाने का, ठीक है, ये किसका है, एडिसन का। लेकिन एडिसन तो रहे नहीं। लेकिन अगर 10 रुपये का बल्ब है, अगर ये बल्ब कोई कंपनी बना रही है, इसका फार्मूला जो है ये एडिसन का ही है कि ऐसे बल्ब बनता है, तो एडिसन के परिवार को 1 या 2 रुपये जो भी कम हो रॉयल्टी दी जाती है कि भैया चलो तुम्हारे फार्मूले पे हम बल्ब बना रहे हैं, ये तुम अपना रख लो हिस्सा और ये हमारा मुनाफा 8 रुपये में कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। तो अगर हमारा ब्रिटेन के साथ ये समझौता हुआ है तो ब्रिटेन में कोई ऐसी चीज़ है जो भारत वाले बनाना चाहते होंगे तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो है वो आसानी से हमें उसका राइट मिल जाएगा बनाने का। और इसका महत्व क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, देखिए जो आपका मुक्त व्यापार है, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता है, ये मुक्त व्यापार के मानदंडों का पालन करने वाले देशों में उत्पन्न होने वाले उत्पादों पर टैरिफ को कम या समाप्त करता है। यानी कि ये जो बल्ब बनाने वाला फार्मूला था ये ब्रिटेन चाहे तो ये समाप्त भी कर सकता है भारत के लिए, अगर हमने ब्रिटेन के साथ ये समझौता किया है तो, ठीक है। और ये मुक्त व्यापार के भागीदार देशों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें लागू करता है। ये भागीदारों के बीच उत्पाद मानकों को बनाए रखने में मदद भी करता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस लाइन को अपने पीसीएस में जब मेंस लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है कि बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है ये 9.2% रहने का अनुमान जताया है। देखिए बार्कलेज के बारे में मैंने इस महीने में 2 बार बताया है। पहली बार बताया था मैंने कब, इस महीने की शुरुआत में 3 मई को, ठीक है। तो हुआ क्या था, देखिए जो आपकी ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म है बार्कलेज, इसने जो है वित्त वर्ष 2021-22 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसके अनुमान में भी हाल ही में क्या किया है, 0.80% की जो है कटौती करके 9.2% कर दिया है। यानी कि ये पहले क्या था, ये पहले 10% था और इसमें कितना कटा गया 0.8% और ये कितना हो गया 9.2%। और हुआ क्या था, देखिए इस महीने यानी कि मई महीने में दूसरी बार इस जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को घटाया किसने, बार्कलेज ने। इसके पहले बार्कलेज ने 3 मई को 11% से घटाकर जो है इस जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 10% किया था। तो 3 मई को 11 से 10% किया और अब जाके जो है 10% से भी घटाकर इसमें जो है 0.8% की कटौती करके इसको 9.2% कर दिया है। कब के लिए, 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए। आठवां प्रश्न है कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की। देखिए जो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा थी ये वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं और साथ में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के सामने कार्यकारी बोर्ड के 147वें और 148वें सत्र का ब्यौरा पेश किया। और देखिए जो WHO के वर्तमान में महानिदेशक है इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। तो इन्होंने WHO की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जिनमें कोविड प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों पर भी जो है चर्चा की गई, ठीक है। और इसमें मतलब डिस्कशन ये होता है, देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष होता है वर्तमान में कौन है, इसके महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। तो ये जो है जायजा लेते हैं कि भैया तुम्हारे देश में तुमने कोविड के लिए क्या किया, और मतलब जितने भी मेंबर्स हैं सभी इसमें बताते रहते हैं कि भैया हमारे देश में कोविड के लिए ये अभियान चलाया गया, पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर जाके नंबर लगाओ, फिर उसके बाद कोविड का टीका लगवाओ, फिर घर पे आओ, फिर दूसरी डोज की डेट आपको दे दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे मतलब चर्चा होती है कि हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं किस बीमारी से लड़ने के लिए। तो अभी सबसे बड़ी बीमारी पूरी दुनिया में कोरोना ही बनी हुई है। नवा प्रश्न है कि 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत का उछाल हुआ। तो देखिए 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जो है कुल 19% का उछाल हुआ है। देखिए नीतिगत सुधारों, निवेश सुविधा और व्यापार करने में आसानी यानी कि व्यापार सुगमता के मोर्चे पर सरकार के द्वारा किए गए उपायों के कारण 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% बढ़कर जो है
59.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 10वां प्रश्न की ली इवांस किस देश के ओलंपिक धावक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ली इवांस जो है ये अमेरिका के ओलंपिक धावक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में खास बातें क्या हैं, देखिए जब कि ली इवांस है ये 1968 में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था तो उसमें जो इन्होंने कुछ मतलब कारण थे इसका विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने, और उस समय जो है इन्होंने काले रंग की बेरी पहनकर जो है उसमें रेस लगाई थी और एक रिकॉर्ड भी बनाया था। देखिए जो आपके ली इवांस है इन्होंने केवल केवल और केवल 44 सेकंड में 400 मीटर का जो है रेस जो है वो कंप्लीट किया था। तो 44 सेकंड में 400 मीटर रेस क्रैक करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए थे। और इसके बाद फिर 44 से भी कम यानी कि 43.86 सेकंड में जो है ये मैक्सिको सिटी गेम्स में इन्होंने एथलीट में दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ली इवांस के बारे में याद रखिएगा, ये ओलंपिक धावक थे कहाँ के, अमेरिका के। इनका हाल ही में निधन हो गया। और 11वां प्रश्न है कि इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख कौन बने। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही रख लीजिए कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है इसका नाम क्या है, मोसाद है, और इसके नए प्रमुख बने गए हैं कौन, डेविड बार्निया। देखिए जो आपके डेविड बार्निया है ये 1 जून को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख के रूप में जो है योसी कोहेन का स्थान लेंगे। यानी कि योसी कोहेन जो है इनसे पहले मोसाद के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन अब जो है डेविड बार्निया इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख बन गए हैं। और इजराइल की बात करें तो देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, इजराइल की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। देखिए इजराइल के बारे में जितने भी मैं आपको फैक्ट बताऊं उसको जरूर आप रटिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल का कई सारे देशों के साथ युद्ध चल रहा था और अभी हाल ही में युद्ध विराम की घोषणा भी की गई थी। तो इजराइल से संबंधित जो भी मिले देखिए कैपिटल करेंसी और प्रधानमंत्री का नाम तो जरूर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री का नाम। 12वां प्रश्न है कि कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए कांगो गणराज्य के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है कोलिनेट माकोसो। ठीक है, दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोलिनेट माकोसो बियाली में कांगो गणराज्य के यानी कि रिपब्लिक ऑफ द कांगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए जो आपकी कोलिनेट माकोसो हैं इन्होंने इस पद पर जो है क्लेमेंट मोम्बा का स्थान लिया है। और देखिए इस नियुक्ति से पहले यानी कि कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बनने से पहले कोलिनेट माकोसो जो है ये कांगो गणराज्य के शिक्षा मंत्री थे। और देखिए जो आपका कांगो गणराज्य है यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये आपका सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है, ब्राजीविले, और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, डेनिस सासू नेगोसो। नाम थोड़ा सा टेढ़ा होता है इन लोगों का। कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है यहाँ की, देखिए रिपब्लिक ऑफ कांगो की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक और पॉपुलेशन है 53.8 लाख। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच है। 13वां प्रश्न की एशिया पैसिफिक स्टीव गोल्ड अवार्ड 2021 किसने जीता। तो देखिए इस अवार्ड को जीता है स्पाइस हेल्थ ने। और स्पाइस हेल्थ क्या है, देखिए स्पाइस जेट के प्रमोटरों द्वारा स्थापित एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है स्पाइस हेल्थ। देखिए इसको ये अवार्ड क्यों मिला है, देखिए कोविड-19 के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड में इसको गोल्ड मेडल दिया गया है। क्योंकि देखिए जब पूरे इंडिया में लूट मची हुई है कोविड टेस्ट के नाम पर, जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है उसमें 2,500-3,000-4,000 लोग ले रहे हैं कस्टमर से, उसी समय स्पाइस हेल्थ ने जो है कोरोना टेस्ट के लिए जो है RT-PCR परीक्षण के लिए केवल और केवल अपना रेट रखा 499 रुपया। तो इसने बहुत कम रेट में कोविड टेस्ट किए RT-PCR करके जो है मतलब बताया कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसके ऐसा करने से पूरे देश में नाटकीय रूप से कोविड-19 परीक्षण मूल्य को जो है कम करने में मदद मिली। यानी कि इसने रेट इतना कम कर दिया 499 रुपये में ये टेस्ट करके दिखा दिया। तो इसलिए पूरे देश में लोगों को मतलब जितने भी कंपनियां ये टेस्ट वगैरह कर रही थी उनके मुंह पे काली लग गई, यार मैं तो 2,500-3,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ वो 499 में ही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बस घुसा लीजिए और स्पाइस हेल्थ कंपनी का नाम याद रखिए। इसको जो है एशिया पैसिफिक स्टीव गोल्ड अवार्ड 2021 जो है प्रदान किया गया है। देखिए जो आपका एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी 29 देशों में कार्यस्थल के भीतर नवाचार को मान्यता देने के लिए एक व्यावसायिक पुरस्कार कार्यक्रम है। और स्टीव अवार्ड को मोटे तौर पर दुनिया का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार माना जाता है, जो कि 19 वर्षों के लिए द इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड के समान अनुप्रयोगों में उपलब्धि के लिए
मान्यता प्रदान करता है? 14वां प्रश्न है कि किस तिथि को बैसाख दिवस 2021 मनाया गया? देखिए कल सभी लोगों ने जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाया है और इसी को बैसाख दिवस भी कहते हैं। 26 मई को ये दिन पड़ा था, ठीक है। तो 26 मई को हमने क्या मनाया? बैसाख दिवस। देखिए बैसाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। इस दिन भगवान बुद्ध यानी कि जो आपके भगवान गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 से ये दिवस यानी कि सन 2000 से ये दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस दिवस को यानी कि बैसाख दिवस को सबसे पहले सन 2000 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का संकल्प 1999 में पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और एक खास बात और है, देखिए सन 2004 से अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया जा रहा है हर साल। और अभी रिसेंटली 2019 में ये आयोजन वियतनाम में किया गया था। 20 में जो है कोरोना आ गया और 21 में भी कोरोना चल रहा है, तो इसका आयोजन कहीं भी किया नहीं गया। बाकी वर्चुअली रूप से कई लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और देखिए अब तक ये शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार आयोजित हुआ, वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार आयोजित हो चुका है। लास्ट टाइम 2019 में ये वियतनाम में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। देखिए थाईलैंड में 11 बार क्यों किया गया? क्योंकि थाईलैंड में जो है सबसे अधिक बौद्ध लोग रहते हैं। देखिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति तो मतलब कहा जाए भगवान बुद्ध तो नेपाल में पैदा हुए और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, ठीक है, जो कि कुशीनारा के नाम से पहले जाना जाता था। तो पैदा हुए नेपाल में और मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश में। और बौद्ध धर्म की मान्यता तो मतलब पूरे विश्व में है, लेकिन सबसे अधिक बौद्ध जो है ये कहाँ पे है? विदेशों में है। सबसे अधिक बौद्ध कहाँ पे है? चीन में है। उसके बाद फिर चीन के बाद आपका थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बौद्ध धर्म को जी जान से मानते हैं। कभी थाईलैंड जाइए आपको बहुत सारे बौद्ध मंदिर मिल जाएंगे। म्यांमार में देखिए कितने बौद्धिस्ट हैं। म्यांमार में चले जाइए, वहाँ पे आपको बौद्ध मंदिर बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगे, उनको पैगोडा वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाता है? इसका उत्तर बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व थायराइड दिवस जो है ये कब मनाता है? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में चीन में हाइब्रिड चावल की नस्ल विकसित करने वाले किस प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक का निधन हो गया? बताइए नाम इसका। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? नाम बताइए। और पांचवा कि किस व्यक्ति को पालतू प्रजातियों के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखिए इनका नाम है गौतम अदानी। और दूसरा था कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया है जेन गुडाल को। और तीसरा था कि फोर्ब्स के वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए पहले स्थान पर आपके हैं कोनोर मैकग्रेगर। और चौथा था कि हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वो किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो देखिए श्री कुमार बनर्जी जो है ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। पांचवा प्रश्न था कि किस व्यक्ति को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं राजेश बंसल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए फेसबुक पेज की लिंक, टेलीग्राम चैनल के लिंक, इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पे क्लिक करके इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।